नमस्कार प्रिय साथियों। आप सभी का अनुज गर्ग कोचिंग के YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो अंततः हमने 2021 में प्रवेश कर लिया है, तो आप सभी को मेरी ओर से नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी यही आशा और यही उम्मीद है, जितना कठिन और जितना दुखदाई हमारे लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए 2020 रहा, उतना ही ज्यादा सरल, उतना ही ज्यादा खुशी भरा और सफलता से भरा हुआ 2021 हमारे लिए रहे। और आप लोगों के लिए भी मेरी यही आशा है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसमें सफलता जरूर प्राप्त हो। और मेरी खुद से भी यही आशा है कि आप लोगों की तैयारी में मैं हमेशा सकारात्मक कंट्रीब्यूशन करता रहूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में हम एक सीरीज को लॉन्च किया हमने, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास का एक ऐसा प्रश्न लाया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न रही होती, कितना अलग रही होती। अब मित्रों, कभी कभी हमारे सामने ऐसी चुनौती भी आती है कि हमें किसी टॉपिक के बारे में जरूरत से ज्यादा पता होता है, किसी पर्सनैलिटी के बारे में जरूरत से ज्यादा पता होता है, और जब उस पर्सनैलिटी के बारे में केवल 150-200 वर्ड्स हमें लिखने को बोला जाए, तो वहां पे हमारे मन में थोड़ी सी बेचैनी होती है, किस बात को यहाँ पे लिखें या किस बात को ना लिखें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें एक टॉपिक के बारे में पूरा चीजों को पता होता है, उसके बावजूद हम उस क्वेश्चन के उत्तर को देने में असमर्थ होते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन रहा जो उनको दूसरे उनके कंटेम्पररी से, दूसरे समकालीन व्यक्तियों से एकदम अलग कर देता है। ऐसी क्या महात्मा गांधी में बात थी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है इस प्रश्न के उत्तर को फ्रेम करने का। मित्रों, लेकिन एक छोटी सी जानकारी मैं आपको 30 सेकंड में दे दूं। यूपीएससी के कंप्लीट बैचेस अनअकैडमी पे 2021, 22 और 23 के लिए 4 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो चुके हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और अपनी तैयारी को आप स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो, अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हो, मेरे साथ कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन, इतिहास का करना चाहते हो, तो मैं आपको प्राचीन, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, है ना, और उसके साथ साथ विश्व इतिहास के सिलेबस को पढ़ाता हूँ। मेरे साथ साथ दूसरे भी टीचर्स हैं जो आपको अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, है ना। तो अगर आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करते समय आप यदि अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग करते हो, तो इससे आप एक 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये मेरा रेफरल कोड है, इसका आप प्रयोग जरूर करें जब भी आप अनअकैडमी के बारे में सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो। 4 तारीख से फ्रेश कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। अनुज यूपीएससी इज माई कोड। अब देखिए मित्रों, एक बात मैं आपको एक किताब की समरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुपुत्री, जिनको आप उपिंदर सिंह के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया। आइए उस किताब के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें और उस किताब से महात्मा गांधी का क्या विशिष्ट कंट्रीब्यूशन रहा, वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों, अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास की चर्चा आज करें, भारत के एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो भारत के प्राचीन इतिहास में एक और जहां पे हमको राजनीतिक हिंसा, पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिलती है, तो दूसरी और महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे विचारकों ने अहिंसा के मॉडल की भी स्थापना कर दी। अब देखिए मित्रों, प्राचीन इतिहास में या किसी भी देश के इतिहास को आप उठा के देख लो, वहां पे आपको पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा तो देखने को मिलेगी ही से। भारत की बात आप कर ले, कितने युद्ध लड़े गए। अशोक के द्वारा जो बैटल ऑफ कलिंग लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध हुआ था, उसमें भीषण नरसंहार हुआ था।
एक उपगुप्त नाम के यात्री जब कलिंग के मैदान में पहुंचते हैं तो वो वर्णन करते हुए बोलते हैं कि कलिंग के मैदान में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा जो भयावह था, कि कलिंग के मैदान में इतने लोगों की मृत्यु हुई थी कि खून और मांस मिलके कीचड़ बन चुका था। तो ये तो बड़ी मार्मिक घटना थी। तो ऐसा नहीं है, किसी भी देश के इतिहास में पॉलिटिकल वायलेंस आप देखोगे ही सही। एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है राजनीतिक हिंसा तो साम्राज्य निर्माण का ही एक पार्ट था, एम्पायर बिल्डिंग का ही एक पार्ट था। अगर किसी भी राजा को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था तो वो युद्ध के बिना संभव नहीं था। तो भारत के इतिहास में भी मित्रों पॉलिटिकल वायलेंस थी, राजनीतिक हिंसा थी। लेकिन मित्रों भारत के प्राचीन इतिहास में केवल राजनीतिक हिंसा नहीं थी, अहिंसा भी थी। हालांकि अशोक ने कलिंग का बैटल लड़ा, वो उनकी पॉलिटिकल वायलेंस को दर्शाता है, लेकिन उसके बाद अशोक ने तलवार की नीति को त्याग दिया, अहिंसा के मॉडल को फॉलो किया। भारत के प्राचीन इतिहास में आप यदि बुद्धिज्म की बात करो, जैनिज्म की बात करो, तो इन्होंने भी अहिंसा की उपासना करी। तो एक तरफ आपको एंशंट हिस्ट्री में, भारत की प्राचीन इतिहास की परंपरा में, एंशंट इंडियन हिस्ट्री के ट्रेडिशन में आप लोगों को राजनीतिक हिंसा, पॉलिटिकल वायलेंस भी देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ आपको नॉन वायलेंस भी देखने को मिलती है। लेकिन आज आप अपने आप से सवाल पूछिए, आज अगर हमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में विचार करना हो तो फिर हमें वो राजनीतिक हिंसा याद आती है या अहिंसा याद आती है? हम भारत के पॉलिटिकल वायलेंस को याद रखते हैं या नॉन वायलेंस के मॉडल को याद रखते हैं? मित्रों ये कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। एक बुद्धिजीवी या यूपीएससी के अभ्यर्थी के तौर पे केवल हम इस बात को ना देखें, आप जनरल इंडियन सोसाइटी के परसेप्शन को देखिए, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बातों को याद कीजिए, आप किसी भी राजनेता के भाषण की चीजों को याद कीजिए और खुद के अंदर के मन को टटोलिए। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में सोचते हो तो आपको भी वही नॉन वायलेंस, शांति प्रिय भारतीयों की इमेज याद आती होगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्राचीन इतिहास में तो पॉलिटिकल वायलेंस भी थी, तो फिर हमें क्यों वो पॉलिटिकल वायलेंस याद नहीं रहती, हमें वो नॉन वायलेंस ही याद रहती है। श्रीमती उपिंदर सिंह ने अपनी किताब में ये बोला है कि वो नॉन वायलेंस को क्योंकि महात्मा गांधी ने नेशनल मूवमेंट के दौरान, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दोबारा से उसका रिवाइवल किया, दोबारा से उसका पुनर्जन्म किया, पुनः स्थापित किया, इसीलिए आज हमें नॉन वायलेंस याद रहती है। तो भारत के प्राचीन इतिहास में जो राजनीतिक हिंसा थी वो हमें याद नहीं रहती है, नॉन वायलेंस हमें याद रहती है। इसका क्रेडिट श्रीमती उपेंद्र सिंह ने गांधी को दिया है कि महात्मा गांधी ने क्योंकि नेशनल मूवमेंट में उसको यूज किया, इसलिए आज अहिंसा हमें याद रहती है। मतलब आज का भारतीय यदि नॉन वायलेंस को याद रखता है कि भारत की प्राचीन इतिहास में नॉन वायलेंस थी, तो वो गांधी के थ्रू याद रखता है। मेरी बात को आप समझिए, या तो नेशनल मूवमेंट के थ्रू याद रखता है या गांधी के थ्रू याद रखता है, क्योंकि नेशनल मूवमेंट भी तो अहिंसा जो लाए थे वो महात्मा गांधी थे ना। तो मित्रों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी का नेशनल मूवमेंट में क्या हो गया कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अहिंसा के मॉडल की स्थापना करके, नॉन वायलेंस की मॉडल की स्थापना करके, जैसा कि आप लोगों को पूरा मैंने इतिहास का अध्ययन करके बताया भी सही, नॉन वायलेंस के मॉडल की स्थापना करके नेशनल मूवमेंट को एक वैकल्पिक रास्ता दिया, एक अल्टरनेट रूट दिया। हो सकता है महात्मा गांधी यदि नहीं होते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति का तरीका हिंसक भी रहा होता। विश्व के दूसरे देशों में भी तो ऐसे ही चल रहा था ना। मित्रों आप थोड़ा सा विचार कीजिए, तो यूरोप के एक चिंतक थे जिनका नाम था मैकियावेली। मैकियावेली ने राजनीति में, पॉलिटिक्स में दो बातों पे बड़ा बल दिया। आइए मैं उसके आपके लिए उसको लिख भी देता हूं दोनों बातें को। तो मैकियावेली ने पॉलिटिक्स में दो बातों पे बड़ा बल दिया। एक तो था यथार्थवाद मतलब रियलिज्म, और दूसरा था अवसरवाद।
ऑपर्च्यू ऑपर्च्यूनिटिज्म। तो एक था अवसरवाद और एक था यथार्थवाद। तो और एक तरफ जहां पे मैकियावेली ने अवसरवाद और यथार्थवाद का नारा दे दिया, वहीं महात्मा गांधी ने राजनीति में नैतिकतावाद का नारा दे दिया, मॉरलिटी का नारा दे दिया। देखो मित्रों, आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करें कि 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भारत में जारी था। 1922 में 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भारत में जारी था और 1921 में महात्मा गांधी ने यह आश्वासन दिया था, अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता रहा, भारत को स्वराज्य की प्राप्ति जल्द से जल्द हो जाएगी। मतलब कुल मिला के भारत की स्वराज्य अब ज्यादा दूर नहीं था। महात्मा गांधी ने भी आश्वासन दे दिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जारी रहने दो, स्वतंत्रता या स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंसा आ गई, चोरी चोरा कांड हो गया, तो वहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी ने तुरंत सस्पेंड कर दिया। मित्रों, गांधी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। अब यहां पे यदि मैकियावेली रहे होते तो उन्होंने बोला कि राजनीति में यथार्थवाद और राजनीति में अवसरवाद, वो अवसर को वहां पे टटोलते, और अगर स्वराज की प्राप्ति में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंसा भी आ गई थी तो भी हो सकता है वो जारी रहने देते आंदोलन को, क्योंकि वहां पे अवसर को वो टटोलते। लेकिन महात्मा गांधी ने राजनीति की परिभाषा को ही चेंज कर दिया और यथार्थवाद और अवसरवाद की जगह नैतिकतावाद का नारा दे दिया। गांधी इस बात में विश्वास करते थे कि क्या मीन्स एंड्स को जस्टिफाई करते हैं, क्या साधन और साध्य में पवित्रता है। मित्रों, अगर आप दूसरे देशों के इतिहास को देखोगे तो शायद आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। गांधी ने एक बात बोल दी कि बिना मॉरलिटी के या जब तक अच्छे तरीकों का इस्तेमाल किए बिना अगर गलत तरीकों से स्वतंत्रता की प्राप्त की जाएगी तो वो आंशिक सफलता होगी, वो पूरी सफलता नहीं। तो एक कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी का जो उनको अपने विश्व के वर्ल्ड के दूसरे कंटेम्पररी से अलग बना देता है, वो है नॉन वायलेंस का आइडिया। हो सकता है महात्मा गांधी अगर नहीं होते, इस क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है ना, डिफरेंट कितना होता, हो सकता है हिंसा के तत्व भारत में नेशनल मूवमेंट के दौरान आ जाते। अब देखिए मित्रों, एक और बात यदि आप देखोगे कि आज आप किसी भी विश्व के इतिहास को उठा के देख लो, विश्व इतिहास के किसी भी देश को आप उठा के देख लो, जैसा उनका पास्ट रहा वैसा उनका प्रेजेंट भी है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस देश ने हिंसा के दम पे स्वतंत्रता को प्राप्त किया, उस देश में आजादी के बाद कितनी समस्या आई। आप पाकिस्तान को ही फॉर एग्जांपल ले लीजिए, तो पाकिस्तान की स्थापना तो हिंसा के आधार पर हुई ना, और आज आप यदि देखोगे तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, स्थिरता तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मीन्स जस्टिफाई द एंड्स की जब आप बात करते हो, साधन और साध्य की पवित्रता की जब आप बात करते हो, भारत ने क्योंकि नॉन वायलेंट तरीकों से, भारत ने क्योंकि अहिंसक तरीकों से स्वतंत्रता की प्राप्ति करी, इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया, इसीलिए आजादी के बाद भी भारत में बड़ी थ्राइविंग डेमोक्रेसी देखने को मिली। मित्रों, एक राष्ट्र के रूप में भारत का संविधान का निरंतर रूप से सफलतापूर्वक चलना इस बात को सिद्ध करता है। कभी ऐसा समय भी था कि वर्ल्ड में जो वेस्टर्न नेशंस थे वो कभी इस बात को मान के ही नहीं चल रहे होंगे कि भारत एक लोकतंत्र के तौर पे टिक पाएगा या भारत एक देश के रूप में टिक पाएगा, क्योंकि भारत में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी। लेकिन मित्रों, जब आप बात करते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की, जब आप बात करते हो संवैधानिक नैतिकता की, अहिंसा के आधार पर स्वतंत्रता को प्राप्त करने की,
तब आपको ये देखने को मिलता है कि भारत कैसे इतनी एक डेमोक्रेसी और एक देश के तौर पे कितना थ्राइविंग रूप से अपने आप को सुचारू रूप से संचालन कर पाए। तो ये महात्मा गांधी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। मित्रों, दूसरा कंट्रीब्यूशन, नेशनल मूवमेंट से राष्ट्रीय आंदोलन से जनता को जोड़ना, जनता का राजनीतिकरण करना, मासेस का पॉलिटिसाइजेशन करना, यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी का था। 1915 में जब तक महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट में नहीं आए थे, तब तक भारत में राष्ट्रवाद केवल एक छोटे बुद्धिजीवी वर्ग तक ही लिमिटेड था, इंटेलेक्चुअल माइंड तक ही लिमिटेड था। कांग्रेस एक प्रकार से एक एलिटिस्ट पार्टी थी, एक अभिजात वर्गों की पार्टी थी। 1916 में महात्मा गांधी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अपने समारोह में बुलाया गया था। महात्मा गांधी को आए भारत में केवल 1 वर्ष हुआ था। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल थे। महात्मा गांधी को जब बोलने का मौका मिलता है, अभी गांधी जी 1 वर्ष पहले ही आए हैं, वो तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो काम किया उसकी विश्व भर में ख्याति थी, इसलिए गांधी को इनवाइट किया गया। और जब गांधी को बोलने का मौका मिला, गांधी ने कांग्रेस की ही आलोचना कर दी और यह बोल दिया कि जब तक किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक स्वराज की प्राप्ति नहीं की जा सकती। कांग्रेस का सोशल बेस बड़ा कमजोर है, मैं जहां भी देखता हूं मुझे बुद्धिजीवी वर्ग नजर आता है, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। कांग्रेस जो एक मिडिल क्लास एजुकेटेड पार्टी थी, उससे लोगों को जोड़ने का काम महात्मा गांधी ने किया, जनता में राष्ट्रवाद का संचालन किया, जनता का राजनीतिकरण किया। यह महात्मा गांधी का ऐसा विशिष्ट कंट्रीब्यूशन था जो उनको राष्ट्रीय आंदोलन में इतना महत्वपूर्ण बना देता। और मित्रों देखो, एक और बात यदि आप देखोगे, महात्मा गांधी के जो विचार थे, गांधीवाद के जो विचार थे, वो केवल उस समय तक ही लिमिटेड होके नहीं रहे। आज अगर आप बीपीएसपी की बात करोगे, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान के 4थे भाग की आप बात करोगे, तो वहां पे भी तो महात्मा गांधी के विचार है ना। आप अगर वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों का रेलेवेंस देखें, वर्तमान युग में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता देखें, तो वो भी तो है ना। महात्मा गांधी के विचारों को संविधान के आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत में दिया गया। तो महात्मा गांधी का जो स्वराज्य का सपना था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के रूप में हमने शामिल वो आर्टिकल 40 में किया। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का मतलब है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, स्थानीय सुशासन को प्रमोट करना। मतलब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल सेल्फ बॉडीज हैं, उनको प्रमोट करना। मित्रों, कोरोना वायरस के समय, कोविड के समय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या महत्वता होती है, ये आप और हमसे बेहतर को जान सकता है। तो आज भी तो महात्मा गांधी के विचारों का रेलेवेंस हो गया ना। तो मित्रों, गांधी का अहिंसा का मॉडल, दूसरी तरफ जनता का राजनीतिकरण करना, वर्तमान समय में गांधी का प्रासंगिक होना, रेलेवेंस होना, और उसी के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को अहिंसा का वैकल्पिक रास्ता देना। हो सकता है अगर कोई और रहा होता गांधी के बिना, तो वो शायद अहिंसा के मॉडल को नहीं अपनाता। अब मित्रों देखो, इस प्रश्न में आपसे मैं ये बोलना नहीं चाह रहा हूं कि महात्मा गांधी नहीं होते तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, तब भी भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती। अरे भाई, दूसरे देशों को भी तो स्वतंत्रता प्राप्त हुई ना, वहां तो गांधी थे नहीं ना, वहां भी तो स्वतंत्रता प्राप्त हुई ना। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ब्रिटेन को डीकोलोनाइजेशन करना ही था, यह बात तय है। ब्रिटेन को अपनी कॉलोनी से वापस आना ही था, उनको स्वतंत्र करके, यह बात तय, आप मान लीजिए, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध भी होता। तो ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी नहीं होते तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। हो सकता है जल्दी होते, हो सकता है लेट हो जाती, प्राप्त तो होती, लेकिन जो मीन्स जस्टिफाई द एंड्स है, वो तरीका स्वतंत्र प्राप्ति का अलग हो सकता है। तो ये विशिष्ट कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी का। तो अगर आपने इसमें 3-4 बातों को लिख दिया कि क्या महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन रहा, एक तो नॉन वायलेंस का, जहां पे मैकियावेली ने राजनीति में यथार्थवाद और अवसरवाद की बात करी, गांधी ने बात कर दी डू मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, नैतिकतावाद का नारा दे दिया।
वर्तमान समय में उनके विचारों का रेलेवेंस होना, प्रासंगिकता होना, और उसी के साथ साथ जनता का पॉलिटिसाइजेशन करना, राजनीतिकरण करना, नेशनल मूवमेंट से जनता को जोड़ना, किसानों को जोड़ना, ये महात्मा गांधी का विशिष्ट कंट्रीब्यूशन रहा और ये आजादी में उनको एक अनपैरेलल नेता की तरह स्थापित कर दिया। मित्रों, अब ये थोड़ा सा एग्जॉस्टिव तौर पे मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया। महात्मा गांधी अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है। और जब मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं तब मेरे हाथ में एक किताब भी है। हालांकि इस किताब को मैं कई बार पढ़ चुका हूं, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, लेकिन कभी कभी कुछ बातों को फील दोबारा करने के लिए मैं उस किताब को दोबारा पढ़ता रहता हूं। तो ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। उस चैप्टर का एक छोटा सा अंश मैंने आपसे डिस्कस किया, वो यूपीएससी में पूछा गया था। इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को मैं और भी कंडक्ट करता रहूंगा। मित्रों, 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं। मैंने भी अपने लिए अनुज गर्ग कोचिंग के यूट्यूब चैनल के लिए भी कुछ टारगेट सेट कर रखे हैं। अब आप लोगों को हर महीने अलग अलग फॉर्मेट में कुछ वीडियोस प्राप्त होंगी, कुछ शॉर्ट वीडियोस इसी तरह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित, तो कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी प्राप्त होंगी, 2-2.5 घंटे की डिस्कशन जिनमें लगती है, जैसे कि सांप्रदायवादी कठिन टॉपिक। तो मैं आपको अगले वीडियो में यह भी बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से आपको कौन से फॉर्मेट में एक सप्ताह में कितनी वीडियो प्राप्त हुआ करेंगी। ओके मित्रों, आप लोग इसके YouTube के साथ साथ मुझे अनअकैडमी पे भी आवश्यक रूप से फॉलो करें। मित्रों, वहां भी मैं सेशंस लेता रहता हूं। आप लोग अपने डाउट्स पूछना चाहते हो, लाइव पढ़ना चाहते हो, तो फिर आप मुझे वहां भी फॉलो करें। देखो, वहां पे स्पेशल क्लासेस भी आती हैं जो कि फ्री होती हैं। और अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो मेरे और दूसरे एजुकेटर्स के साथ, तो आप लोग अनअकैडमी से जुड़ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी यूट्यूब अपने सत्रों के माध्यम से किसी भी रूप में मदद कर पाया, तो आप अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग ही करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन को प्लान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप लोग बताना ये सेशन आपको कैसा लगा। मैं आपसे अगले सत्रों में फिर मिलूंगा। जय हिंद।